हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 8 की बुक का 8वां चैप्टर है बल तथा दाब। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो सकती है अथवा गति की दिशा कैसे बदल लेती है? आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए क्या करते हैं? एक गोली यानी गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है? इस अध्याय में हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर की खोज करेंगे। यानी कि बल क्या है, किस प्रकार से यह किसी वस्तु को गतिमान कर सकता है, गतिमान वस्तु को दिशा प्रदान कर सकता है, इन सब के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो सबसे पहले लिखा है बल अपकर्षण या अभिकर्षण। लिखा है उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए ज्ञात करें। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। तो बल क्या है कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। यानी बल है किसी वस्तु पर धक्का लगाना या खिंचाव उत्पन्न करना। तो किसी वस्तु पर बल क्यों लगता है? तो बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं, यही बताया जा रहा है। तो चलिए समझ लेते हैं। लिखा है, मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी? ये आदमी खड़ा हुआ है कार के पीछे, कार स्थिर है, तो क्या यह इस कार को गति प्रदान कर सकता है? नहीं कर सकता है। आगे लिखा है, मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। अब ये आदमी इस पर धक्का लगा रहा है तो कार गतिमान हो जाती है बल लगाने की दिशा में। आगे लिखा है, ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। यानी कि यदि आदमी धक्का लगाना बंद कर देगा तो कार भी रुक जाएगी। यहाँ इस चित्र में कौन किसे धकेल रहा है? ये दो लड़कियां हैं। कौन किसे धकेल रहा है ये पूछा गया है। यहाँ इस चित्र में कौन किसे खींच रहा है लिखा भी है। चित्र में 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिन्हें संभवतः
जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? चित्र में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं। इस चित्र में दोनों ही लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं और इस चित्र में क्या हो रहा है? ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को खींच रही हैं। लिखा भी है, चित्र में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार इस वाले चित्र में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यानी ये आदमी गाय को खींच रहा है और गाय इस आदमी को खींच रही है। आगे लिखा है, यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है। ये एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। आगे लिखा है, इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। यानी कि बल कब लगता है? जब दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। अब लिखा है, बलों की खोजबीन। लिखा है, आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होता है और जो कम बल लगाता है वो हार जाता है। आगे लिखा है, ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो आप लोगों को ये बातें याद रखनी है। आगे लिखा है, स्मरण कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। तो आपको ये दो बातें याद रखनी हैं कि जब बल एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो बल जुड़ जाते हैं और जब विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं तो इन पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। अब पहेली क्या कह रही है कि इसका अर्थ है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि दोनों बल बराबर होंगे और विपरीत दिशा में बल लगते हैं तो घटाए जाते हैं, घटाया जाएगा तो मिलेगा शून्य। सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। अब लिखा है, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कैसे कर सकता है इसके बारे में बताया गया है। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। लिखा है, एक रबड़ की गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे धीरे समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इससे स्पर्श करे हथेली को हटा लीजिए।
क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या घटती? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा? तो लिखा है आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। तो बल लगाकर हम किसी वस्तु की गति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसे विराम अवस्था में ला सकते हैं और उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। आगे लिखा है ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। आगे लिखा हुआ है किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो बल द्वारा हम किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। अब गति की अवस्था क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। यानी वस्तु विराम अवस्था में भी हो सकती है और गतिशील अवस्था में भी हो सकती है। ये दोनों ही क्या है? गति की अवस्थाएं। अब लिखा है बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। कैसे कर सकता है इसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ कुछ चित्र लिखे हुए हैं और इसमें बताया जा रहा है कि बल किस प्रकार से किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने ये तो देखा ही होगा, रबड़ को किसी कील से फंसाकर आप खींचते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देती है, यानी उसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसी प्रकार एक प्लेट में गुदा हुआ आटा है और आप उस पर बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। यदि आप किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन आप देख सकते हैं। आटे की लोई को बेलकर रोटी बना दी जाती है तो उस पर बल लगाया जाता है, जिसके कारण से लोई जो है रोटी में परिवर्तित हो जाती है। बेलन से उस पर बल लगाया जाता है और इसी प्रकार से रोटी बन जाती है। तो बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ है उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। आगे लिखा हुआ है यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। इन सब के लिए क्या आवश्यक है? बल। अब संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में बताया गया है। सबसे पहले संपर्क बल लिखे हुए हैं। तो संपर्क बल और असंपर्क बल से प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ध्यान से समझते चलिएगा।
संपर्क बल में पहला लिखा हुआ है पेशी बल। पेशी बल क्या है? लिखा है, क्या आप मेज पर रखी किसी वस्तु को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। तो पेशी से आपको समझ में आ जाएगा कि मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे पेशी बल कहते हैं और ये संपर्क बल का उदाहरण है। यानी कि हमें संपर्क बनाना पड़ता है तभी हम किसी वस्तु को गतिमान या उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसे याद रखना है कि ये संपर्क बल। आगे लिखा हुआ है, पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलाप तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशी बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशी बल का उपयोग करते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता करें। अब लिखा है घर्षण के बारे में। पेशी बल के बारे में पढ़ लिया, घर्षण बल के बारे में लिखा हुआ है तो ये भी संपर्क बल का ही उदाहरण है। लिखा है, अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने से वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इस प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। तो वस्तुएं गतिशील होती हैं, इन सब का कारण क्या है? इन पर लगने वाला घर्षण बल। और इसी कारण से जो गेंद है घर्षण बल के कारण ही विराम अवस्था में आ जाती है, क्योंकि ये सदैव गति की विपरीत दिशा में लगता है। आगे लिखा भी है, इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का उदाहरण है। यानी दो सतहों के बीच संपर्क के कारण ये उत्पन्न होता है, इसीलिए ये भी संपर्क बल का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसमें से कौन से संपर्क बल के उदाहरण हैं। तो आपको याद रखना है कि जिनमें संपर्क के कारण स्थिति में परिवर्तन हो, यानी संपर्क बनाना पड़े, तो वे संपर्क बल के उदाहरण होते हैं। जैसे घर्षण है, पेशी बल है, ये सब आपको याद रखना है। अब लिखा है असंपर्क बल, यानी इनमें संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। इसमें पहला उदाहरण दिया गया है चुंबकीय बल का। तो लिखा हुआ है, एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है।
क्योंकि चुंबक जब बल लगाते हैं एक दूसरे पर तो बिना संपर्क में आए ही लगाते हैं, इसीलिए ये असंपर्क बल का उदाहरण है। आगे लिखा है स्थिर वैद्युत बल, ये भी असंपर्क बल का ही उदाहरण है। यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ भी कागज की शीट से रगड़ा जाए तो यह उसे प्रतिकर्षित करता है। यानी कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है। अब लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी असंपर्क बल का ही उदाहरण है। आपको अधिक पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन से बल संपर्क बल हैं और कौन से असंपर्क बल हैं। लिखा है आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है? वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। तो गुरुत्व बल भी असंपर्क बल का उदाहरण है। यहाँ लिखा है गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों एक दूसरे पर बल लगाती हैं। यही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो बल के बारे में पढ़ लिया, संपर्क और असंपर्क बल के बारे में जान लिया। अब लिखा है दाब के बारे में, यानी दाब क्या होता है इसके बारे में बताया जा रहा है। लिखा है क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाएं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाए? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? सब्जियों को किसी कुंठित चाकू या उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। किसमें आसानी है? क्या आपको लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर हम केवल उन बलों का विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत हैं जिस पर दाब ज्ञात करना है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है जो पहेली कह रही है। लिखा है अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि जो कुली होते हैं अपने सर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? ताकि जो बोझ उन्हें उठाना है उसका वे संपर्क क्षेत्रफल बढ़ा सकें, इसीलिए वे कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न में पूछा जा चुका है। आगे लिखा है ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है। यदि
इसीलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसीलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। अब लिखा है द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। तो इतना क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है और जो गैसें होती हैं जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवार पर दाब डालती हैं। जिस बर्तन में गैसें रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दबाव डालती हैं और द्रव जो है बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब पढ़ लेते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। लिखा है हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। आगे लिखा है लेकिन वायुमंडलीय दाब कितना है, आइए इसके परिमाण के बारे में विचार करें। तो इसके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप लिखा है। एक अच्छी रबड़ का चूसक लीजिए। यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? इस तरीके से ये चूसक आपने देखे होंगे मिक्सर में नीचे की तरफ ये लगे रहते हैं ताकि मिक्सर जो है इधर उधर ना जाए चलते हुए। तो ये रबड़ के चूसक होते हैं। आगे लिखा है जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग कर पाना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? अब बूझो क्या कह रहा है। यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही है? तो यहाँ लिखा हुआ है एक 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 250 किलोग्राम के द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित करता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि गुरुत्व बल के नीचे दबकर हम क्यों नहीं पिचकते हैं? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यहाँ एक जानकारी लिखी हुई है। लिखा है 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें से प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि घोड़े भी अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए। इस प्रकार से ये प्रयोग किया गया, लेकिन ये घोड़े भी इस गोले के 2 भागों को अलग अलग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए?
क्योंकि वायु दाब का जो बल था वह बहुत अधिक था। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। इसमें बल के बारे में जाना, संपर्क और असंपर्क बल के बारे में जाना, वायुमंडलीय दाब के बारे में जाना, दाब के बारे में जाना, यानी दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वह दाब कहलाता है। तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।